नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है निर्दोष। चल जा यहाँ से, मनहूस कहीं की। नर्मदा जी ने अपनी पोती रिया को डांटते हुए कहा। 5 साल की रिया रोते हुए अपने कमरे में चली गई। तभी उसकी माँ रूबी उसके पास आई। रिया को रोता देख वो सारी बातें समझ गई कि आज माँ जी ने उसे फिर डांटा है। रिया को रूबी ने प्यार से पुचकारा। अपनी माँ का प्यार पाकर रिया को थोड़ी शीतलता महसूस हुई और हुसकते हुए बोली, माँ दादी मुझे क्यों डांटती हैं? मैंने तो कोई गलती भी नहीं की और वो आपको और मुझे मनहूस क्यों कहती हैं? ये मनहूस क्या होता है? अपनी बच्ची के सवालों को सुनकर रूबी ने उसे और कस के गले लगा लिया। क्या जवाब देती वो, क्योंकि उसके पास इन सवालों के जवाब नहीं थे। रिया रोते रोते सो गई थी और रूबी अपने अतीत की यादों में। रूबी और धीरज की शादी 6 साल पहले बड़ी धूमधाम से हुई थी। दोनों की अरेंज मैरिज थी, तो सभी परिवार वालों की रजामंदी थी। धीरज और रूबी दोनों ही खुश थे। हालांकि नर्मदा जी थोड़ी रूढ़िवादी थी, पर दिल की बुरी नहीं थी। शादी के 1 साल बाद उनकी जिंदगी में रिया ने दस्तक दी। सभी खुश थे, पर जब रिया 3 महीने की थी, धीरज का एक्सीडेंट हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। बस तभी से नर्मदा जी ने रिया और रूबी को मनहूस मान लिया और उनका व्यवहार दोनों के लिए बदल गया। वो तो दोनों को घर से निकाल देना चाहती थी, पर महेश जी के आगे एक ना चली। नर्मदा जी हर दिन रूबी और रिया को कोसती थी। तनु और उसके पति रितेश ने उन्हें बहुत समझाया। तनु अक्सर नर्मदा जी से कहती, माँ ये सब गलत है। जो हुआ उसमें भाभी और रिया की क्या गलती है? जीवन मृत्यु तो ईश्वर के हाथ में है, फिर तुम उन्हें क्यों कोसती हो? तू चुप कर तनु, तुझे इन सब चीज़ों की समझ नहीं है। अपनी माँ को ज्यादा ज्ञान मत बांट समझी। नर्मदा जी तनु को डांट कर उसे चुप करा देती। उधर तनु और रितेश की शादी को 7 साल हो गए थे, पर तनु की गोद अभी तक सूनी थी, जिस कारण उसे भी अपने ससुराल में बहुत सुनना पड़ता था। हालांकि रितेश बहुत समझदार था, पर तनु को ये सब कहीं न कहीं अखरता है। जब रूबी ने रिया को जन्म दिया, तो तनु ने अपनी सारी ममता रिया के ऊपर उड़ेल दी। तनु के लिए तो रिया तपती भूमि में पानी के समान थी, जिस पर अपना ममत्व लुटाकर उसे संतुष्टि मिलती थी। रूबी भी उसके दर्द को समझती थी, इसीलिए वो उससे कहती, दीदी रिया आपकी ही बेटी है। पर धीरज की मृत्यु के बाद जब नर्मदा जी ने उससे मुंह मोड़ लिया, तो तनु और रितेश ने रिया को गोद लेने का सोचा, पर तनु की सास ने उसे रोक दिया। रितेश ने जब पूछा, क्यों माँ, आखिर समस्या क्या है? तो तनु की सास ने कहा, तुम्हें उस मनहूस के अलावा कोई और नहीं मिला। एक तो लड़की, ऊपर से मनहूस, जो आते ही अपने बाप को खा गई। उसका क्या भरोसा, कहीं इस घर में आते ही तुम्हें ना खा जाए। माँ तुम ये क्या बेकार की बातें? रितेश ने कहा ही था कि तनु ने उन्हें रोक दिया। रहने दीजिए, हम माँ जी की सोच को नहीं बदल सकते। कहीं ऐसा ना हो रिया को यहाँ भी वही सब झेलना पड़े जो वो उस घर में झेल रही है। कहते कहते तनु की आंखों में आंसू आ गए। तनु की आंखों में आंसू देख रितेश ने उसे गले से लगा लिया। मन ही मन में सोचा, शायद तनु ठीक ही कह रही है, और बात वहीं ख़त्म कर दी। पर कुछ महीने बाद तनु और रितेश पर भगवान की कृपा हुई और तनु माँ बनने वाली थी। सभी लोग खुश थे, खासकर तनु। सभी उसका बहुत ख्याल रखते थे, लेकिन जब भी रिया अपनी बुआ के पास जाना चाहती, तो नर्मदा जी उसे मनहूस कह के डांट देती थी। तनु को बुरा लगता था, लेकिन वह चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। आज भी रिया अपनी बुआ के पास खेलने के लिए आई, पर नर्मदा जी ने उसे डांट दिया। वह जाकर अपने कमरे में रोने लगी। 9 महीने बाद तनु ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया, पर तनु की प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशन थे, जिस कारण
तनु बच्चे के पैदा होते ही इस दुनिया से चली गई। दोनों घरों में हाहाकार मच गया था। रूबी को भी अपने ननद की मौत का बहुत दुख हुआ, पर होनी को कौन टाल सकता था। तनु की मौत के 6 महीने बाद ही रितेश की माँ उस पर दूसरी शादी का दबाव बनाने लगी। लेकिन रितेश दूसरी शादी नहीं करना चाहता था। रितेश पर दबाव बढ़ने लगा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। एक रात उसने कुछ फैसला किया और मन ही मन सोचने लगा, अब मुझे यह करना ही होगा। अगले दिन रितेश नर्मदा जी के घर पहुंचा। वो थोड़ा गुस्से में था। रितेश को देखकर नर्मदा जी ने रितेश से कहा, अरे दामाद जी, आइए इतनी सुबह सुबह। रितेश थोड़ा गुस्से में बोला, मैं यहाँ रुकने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो इस मनहूस को आपको सौंपने आया हूँ। रितेश ने अपने बेटे की ओर देखते हुए कहा। नर्मदा जी रितेश की यह बात सुनकर हैरत में पड़ गईं और कहने लगीं, दामाद जी, यह आप क्या कह रहे हैं? ये तो आपका बेटा है। अपने बेटे को मुझे कुछ नहीं सुनना मम्मी जी। अब आप इसको संभालो। मैं इस मनहूस को और नहीं रख सकता अपने साथ। रितेश ने नर्मदा जी की बात को काटते हुए कहा। नर्मदा जी पर तो मानो गाज ही गिर गई। उन्होंने तुरंत रितेश की माँ को फ़ोन लगाया, सारी बात बताई। रितेश की माँ भी सुन के यह सब हैरान थी। रितेश के घर आते ही उन्होंने रितेश से कहा, पागल हो गया है क्या तू? माँ प्लीज़ इस विषय में आप कुछ नहीं बोलें तो अच्छा होगा। रितेश ने अपनी माँ की बात को काटते हुए कहा और गुस्से में अपने कमरे में चला गया। रितेश की माँ और नर्मदा जी दोनों ही परेशान हो चुकी थी इस बात से। एक दिन दोनों ने मिलकर रितेश को समझाने के लिए नर्मदा जी के घर में मीटिंग की और रितेश से बात करने की ठानी। घर में सभी लोग थे, महेश जी, रूबी और रिया। रितेश, तुझे क्या हो गया है? अपने बेटे को कौन मनहूस कहता है? अरे इतनी मुश्किल से तो तुझे बेटा हुआ है, कुछ तो सोच। रितेश की माँ ने उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहा, पर रितेश की भौहें अभी भी तनी हुई थी। हाँ दामाद जी, जीवन मृत्यु तो ईश्वर के हाथ में है, इसमें इस बेचारे का क्या दोष? अरे उसे तो पता ही नहीं है कि उसके साथ क्या हुआ और आप उसे ही दोष दे रहे हैं। नर्मदा जी ने रितेश को समझाते हुए कहा, क्यों माँ जी, जब रिया अपने बाप को खा सकती है तो यह अपनी माँ को क्यों नहीं खा सकता? जब रिया मनहूस है तो यह कैसे निर्दोष हुआ? क्योंकि यह सिर्फ एक लड़का है। अगर तनु ने बेटी को जन्म दिया होता तो क्या वो भी मनहूस होती? रितेश की यह बात सुनकर नर्मदा जी और रितेश की माँ दोनों के मुंह पर लकवा मार गया। फिर रितेश ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, माँ जी, यह कैसी दोहरी मानसिकता है? आपने धीरज भैया के मरने पर रूबी भाभी और रिया दोनों को ही मनहूस ठहरा दिया। उस हिसाब से तो तनु के मरने पर मैं और मेरा बेटा भी मनहूस हुआ। हमेशा एक लड़की एक औरत ही क्यों मनहूस होती है? कभी एक पुरुष या लड़का क्यों नहीं मनहूस होता? क्योंकि यह नियम तो सबके ऊपर लागू होने चाहिए ना। रितेश की इस बात में दोनों की आंखें शर्म से नीचे झुका दी थी। हमें माफ़ कर दे बेटा, हम गलत थे, आज तुमने एहसास दिला दिया। नर्मदा जी ने रितेश से कहा। हाँ बेटा, हम गलत थे, हमें माफ़ कर दे। रितेश की माँ बोली, चलो देर आए दुरुस्त आए, इन्हें अपनी गलती का एहसास तो हुआ। ये लो रितेश बेटा, अपने बेटे को संभालो, महेश जी ने कहा। महेश जी के कहते ही रितेश ने अपने बेटे को अपनी गोद में जी भर के प्यार किया। रितेश की माँ और नर्मदा जी दोनों हैरान थी। ये सब क्या है जी? नर्मदा जी ने हैरान होते हुए पूछा। महेश जी रितेश की ओर हंसते हुए देखने लगे और उनसे कहा, आप दोनों को एहसास दिलाने के लिए ही हमने ये नाटक किया था। दामाद जी ने हमको सब कुछ पहले ही बता दिया था। हमें माफ़ कर दे बेटा, हमें हमारी गलती समझ में आ गई है। नर्मदा जी अपने आंसू पोंछते हुए कहा, माँ जी, आपको समझ में आ गया, यही बहुत बड़ी बात है। तभी रितेश ने नर्मदा जी से कहा और अपनी माँ की तरफ देखते हुए बोला, माँ, आप चाहती थी ना कि मैं दूसरी शादी कर लूँ? मैं दूसरी शादी कर लूँगा, मगर रूबी से।
जिस तरह मुझे अपने जीवन में आगे बढ़ने का अधिकार है, उसी तरह रूबी को भी है। माँ जी, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं रूबी से शादी करना चाहता हूँ। रूबी से अच्छी माँ मेरे बच्चे को कहीं नहीं मिल सकती है। यहाँ पर उन्होंने मेरे बच्चे को बहुत अच्छे से संभाला है। बेटा, अब हमें शर्मिंदा मत करो। तुम जैसा चाहोगे वैसा ही होगा, रितेश की माँ ने कहा। एक बार हमें रूबी से भी पूछ लेना चाहिए, रितेश बोला। अब जब तुमने ही सबको एहसास दिलाया है तो तुम ही रूबी से भी पूछ लो, नर्मदा जी ने कहा। हाँ बेटा, जाओ, हो अपने कमरे में है, महेश जी ने कहा। रूबी ने रितेश की सारी बातें सुन ली थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। रितेश जब कमरे में आया तो बस इतना ही बोल पाई, रितेश। कुछ देर की खामोशी के बाद रितेश बोले, रूबी जी, जब मेरा बेटा मेरी ज़िंदगी में नहीं था तब मैंने रिया को ही अपनी बेटी माना था। मैं वादा करता हूँ कि रिया को कभी पिता की कमी नहीं महसूस होगी। क्या आप मेरे बेटे की माँ बनेंगी? रितेश की इस बात से रूबी गदगद हो गई। उसने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। रूबी खुश थी। अब उसको और उसकी बेटी को कोई मनहूस नहीं कहेगा और उसकी बेटी को सच्चे पिता का प्यार मिलेगा। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।